नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास के बुक में जो कार्यपालिका का टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो उस टॉपिक में रिमेनिंग्स पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जितना पढ़ लिए उसके अलावा जो पढ़ना है उसको सेकेंड वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें सेक्शन आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि हम लोग पहले ही वीडियो या पूर्व में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वो काम करेगा, और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। अब जाहिर सी बात है कि जब ये प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, यानी और जैसे ही उसका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। 1989 के बाद हमारे देश में कई गठबंधन सरकारें बनी, और उसके पहले हालांकि 1977 में ही जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तो पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार हमारे देश में बनी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो कम होता गया, और उस हालत में धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां या अन्य पार्टियां भी मजबूत होना शुरू हुई। तो कंप्लीट रूप से 1989 आते आते कांग्रेस का जो एक छत्र राज चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया, और केंद्र में गठबंधन सरकारें यानी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली। इसकी वजह से गठबंधन सरकारें बनना शुरू हुई। अब उन गठबंधन करने वाले पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य नेता होता था वही प्रधानमंत्री बनता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेंगे उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब रहा बात विभागों का बंटवारा करने का कि कौन मंत्री किस विभाग किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, तो वो आपको ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि मंत्रालय का विभाजन करना। अब चूंकि जब मंत्रियों का चयन किया जाता है तो प्रधानमंत्री वरिष्ठता या राजनीतिक महत्व के आधार पर मंत्रियों का चयन करता है। अब मंत्रियों में भी एक ही टाइप के मंत्री नहीं होते हैं, उसमें भी तीन कैटेगरी है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, और तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि आपके बुक में लिखा हुआ है उप मंत्री, जो कि उप मंत्री फिलहाल नहीं बनाया जाता है, उसके जगह पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद का आकार। तो वर्ष 2003 के पहले हमारा जो मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, यानी मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, यह बात फिक्स नहीं था, चाहे आप संविधान में या किसी कानून में फिक्स नहीं था। तो इसका कमी होता था कि जब गठबंधन की सरकारें बनाई जाती थी तो उस परिस्थिति में लोग क्या करते थे, केंद्र में सरकार बनाने वाली दल की अन्य पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए मंत्री पद का लालच दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि मंत्रिपरिषद का जो आकार था वो व्यापक हो जाता था। तो जब मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा हो जाएगा तो उस परिस्थिति में डिसीजन लेने में कठिनाई होगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल लाया, और इस बिल के माध्यम से यानी कि इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने 2003 में एक सीलिंग लगाया कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगा। और इसी तरह राज्यों में भी जब जाएंगे तो राज्यों की जो विधानसभा है उस विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। अब है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय शासन का ये कहा जाए तो पिलर है ये मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपको सरकार का बहुमत है विधायिका में, संसद में, तभी तक सरकार का अस्तित्व है। जैसे ही उसका बहुमत समाप्त होगा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये हो गया पहला इसका पहलू। दूसरा पहलू ये कहता है कि जब अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। देख रहे हैं, हर चीज़ सामूहिक रूप से हो रहा है। और तीसरा इसका पहलू उभर कर सामने जो आता है वो है कि किसी भी मंत्रिपरिषद के नीति के ऊपर सारे मंत्रीगण जो है वो एक मतता व्यक्त करेंगे,
और जो मंत्री किसी निर्णय से असहमत हैं या तो वे त्यागपत्र दे दें या उस निर्णय से फाइनली अपनी सहमति व्यक्त करें। हाँ, इसमें एक ये भी है कि हो सकता है कि कोई मंत्रिपरिषद का बैठक में बोले कि किसी निर्णय से अपनी असहमति व्यक्त करे या कुछ अलग अपना वो मत व्यक्त करे, लेकिन जब वो फाइनली कैबिनेट से जब पास हो जाता है तो चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, उस नीति के पक्ष में ही उसको बोलना पड़ेगा। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में मिलेंगे आपको आज़ादी के बाद, जिन्होंने कि मंत्रिपरिषद की नीतियों से असहमति व्यक्त करने के कारण उन्होंने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे वर्ष 1985-86 का एक मामला था, एक महिला थी मध्य प्रदेश की शाहबानो, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तलाक देने के पश्चात गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित हुआ था। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदलने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने संसद में एक बिल लाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का जो कानून ला रहे थे राजीव गांधी जी, उसके विरोध स्वरूप उसमें मंत्री जो थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, फिलहाल बिहार के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस तरह से कई आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे कि जो किस तरह से जो आप मंत्रिपरिषद के नीति से यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप त्यागपत्र दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि पीएम के बिना अस्तित्व नहीं। तो हम जब प्रधानमंत्री शपथ ले लिया तभी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। अदरवाइज यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दिया या उसकी मौत हो जाती है तो उस परिस्थिति में पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगा, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि एक जो मंत्रिपरिषद है वो नाव के समान है, डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे और चलेंगे तो साथ में चलेंगे। बहरहाल हम आते हैं, तो पीएम जब नहीं रहेगा तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन यदि कोई मंत्री अगर हट जाता है, त्यागपत्र दे देता है या उसे हटाया जाता है, तो उस परिस्थिति में केवल मंत्रिपरिषद में एक रिक्ति होगा, केवल वैकेंट होगा सीट, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और उस मंत्री पद को किसी अन्य व्यक्ति को बना करके भर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री हटेगा अपने पद से तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही समाप्त कर देगा, हट जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री है ना, पीएम है, वो कैबिनेट को एक तरफ एक राष्ट्रपति से जोड़ता है और दूसरे तरफ वो संसद से जोड़ता है। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री की जो संसदीय शासन की व्यवस्था हम लोग अपनाए हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है ना, क्योंकि यही दोनों कैबिनेट को दोनों से, राष्ट्रपति और संसद से इंटरलिंक कर रहा है। और प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वो संघ के प्रशासन या विधायी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्रोत क्या क्या है। तो पहला तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह सदन का नेता होता है, यानी बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि सदन का नेता बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसके साथ जो दल है उसका तो नेता हो गया, उसके बाद ये सदन का नेता हो गया। ठीक है, फिर ये कैबिनेट मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, यानी कैबिनेट का प्रमुख भी यही हो गया। नेक्स्ट है कि अधिकारियों पर भी इसका नियंत्रण होता है ना, जैसे कि आईबी हो, रॉ के ऑफिसर, सब सारे लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। कैसे, तो जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, यानी कि सपोज हम अभी तो नहीं है, इसके पहले वाले टेन्योर में 1924 वाले कार्यकाल में ये एनडीए का तो कंप्लीट मेजोरिटी थी सरकार के पास में। तो उस परिस्थिति में है कि प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का, विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो उस परिस्थिति में जो ये है कि ये चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में वृद्धि होती है, प्रधानमंत्री की विशेषाधिकार में कमी होती है। तो ये परंपरा हमारे देश में कब से स्टार्ट हुई है, तो 1989 के बाद से ही गठबंधन सरकारें केंद्र में बनना शुरू हुई है। तो पहला क्या होता है कि अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा है वो किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण नहीं बन रहा है,
अलग अलग दल मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का, उसमें वृद्धि हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो राष्ट्रपति ताकतवर हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग आते हैं कि अब चूंकि गठबंधन की सरकार बनी है ना, एक पार्टी की तो सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो उस परिस्थिति में जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके बीच परामर्श करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अलावा और क्या फर्क पड़ता है गठबंधन सरकार के कारण, या उसकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्ति कैसे उस परिवर्तन होता है? तो जब एक पार्टी की सरकार बन रही थी उस परिस्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ही विशेषाधिकार था कि किसको मंत्री बनाया जाएगा और मंत्रियों का के विभागों का किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह अभी प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता था। अब लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार बन गई है तो उस परिस्थिति में उसको अलग अलग दल के लोगों से मंत्री बनाना पड़ेगा। तो जिन लोगों को सहयोगी पार्टियों की तरफ से जिन लोगों के नाम का प्रस्ताव आएगा, अब प्रधानमंत्री के लिए मजबूरी है कि आप उनको मंत्री बनाएं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मंत्रियों के चयन में जो प्रधानमंत्री की भूमिका है या विशेषाधिकार है उसमें कमी हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नेता से हटकर मध्यस्थ की भूमिका में। अब चूंकि क्या है कि कोई भी मामला यदि आएगा, कोई भी प्रस्ताव आता है कैबिनेट में, तो पहले क्या था कि जब एक पार्टी की सरकार है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक को प्रभावित करता है या नीतियों को निर्णय लेने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चूंकि अनेक पार्टियां सरकार में है तो हर पार्टी का आपको ये मत लेना पड़ेगा कि बाकी इस पॉलिसी या कानून को फ्रेम करने में आपका क्या पक्ष है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो एक नेता से हट करके यहाँ एक मध्यस्थ की भूमिका में आ जाता है। तो इस प्रकार से जब गठबंधन की सरकारें बनती है तो प्रधानमंत्री की शक्तियां कुछ हद तक कम हो जाती हैं। अब हम लोग आते हैं अस्थाई कार्यपालिका की ओर, जिसे हम लोग नौकरशाही भी कहते हैं, है ना। तो सरकार का जो एक प्रमुख अंग है कार्यपालिका में भी दो पार्ट हैं, एक है स्थायी कार्यपालिका और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका है वो जिसे हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, जो कि हर 5 वर्ष में उनका ये चुनाव होता है और जनमत के माध्यम से वो कंटिन्यू करेंगे या हटेंगे, ये चुनाव के माध्यम से ही तय होता है। इसीलिए चूँकि 5-5 वर्ष के बाद उनको चुनाव में जाना पड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन एक दूसरा भी कार्यपालिका का टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका, यानी नौकरशाही। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करके जब ऑफिसर बनेंगे या कोई कर्मचारी बनेंगे तो उसका जो ये है कैटेगरी है, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अब आते हैं हम लोग की शासन के कार्यकारी अंग में कौन कौन आते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद जिसे कहते हैं, और नौकरशाही। तो ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, पीएम पढ़ ही लिए, प्रधानमंत्री पढ़ लिए, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद पढ़ लिया। अब हम लोग नौकरशाही पे फोकस करेंगे। तो नौकरशाही क्या करती है कि चाहे नीतियों को बनाना हो या लागू करना हो, उसके लिए वो मंत्रियों को सहयोग करते हैं। चूँकि मंत्री जो है वो संविधान में ऐसा कोई योग्यता नहीं दिया गया है कि आप चुनाव लड़ने के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मंत्री बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में जो मंत्री हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपने मंत्रालय के, तो उनको सहयोग करने के लिए एक नौकरशाही का या ऑफिसर का एक तंत्र उपलब्ध होता है हर मंत्रालय या डिपार्टमेंट में। और इन नौकरशाही से या इन ऑफिसर से राजनीतिक रूप से तटस्थ होने की अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे नीतियों को ड्राफ्ट करते समय। हाँ, यह भी हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई सरकार बनी हुई हो और चुनाव में जाने के बाद वो सरकार बदल गई, तो यदि नई सरकार चाहे तो पुराने सरकार की नीतियों को बदलना चाहे तो उस परिस्थिति में नौकरशाही को आपको वर्तमान सरकार को सहयोग करना पड़ेगा कि ठीक है, पुरानी सरकार की नीतियों को बदलना है तो आप बदलने में आपको सहयोग नौकरशाही को करना पड़ेगा। अब हमारे देश में अब क्या है कि जो नौकरशाही का जो संरचना है वो काफ़ी जटिल हो गया है। एक कैटेगरी हो जाता है अखिल भारतीय सेवा का, जिसमें आपको IAS, IPS और IFS आता है, फॉरेस्ट सर्विसेज। दूसरा कैटेगरी हो जाता है प्रांतीय सेवाओं का, जिससे राज्य लोक सेवा के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो उसमें है BDO हो गए, CO, तरह तरह का पोस्ट बनाया गया है।
फिर है स्थानीय सरकार के कर्मचारी। तो उसमें देखिएगा क्या कि पंचायत के लेवल पे एक पंचायत सचिव होता है। तो कहने का मतलब कि एक जो नौकरशाही का जो संरचना है वो काफ़ी एक जटिल संरचना हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इनकी चयन के लिए, कैसे चयन किया जाता है। तो पहला प्रयास किया गया कि हम योग्यता को के ही आधार पर ऑफिसर्स का या नौकरशाही का चयन करेंगे। और चूंकि हमारे जो संविधान निर्माता ये मानते थे कि ये गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष ऑफिसर्स होंगे, है ना। तो इसीलिए इनका चयन हम योग्यता के आधार पर करेंगे। लेकिन चूंकि समाज में हर व्यक्ति की चाहे सामाजिक हो, आर्थिक या शैक्षणिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ समाज में कुछ लोग कमज़ोर हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, स्पेशल उनको सहयोग देना पड़ेगा ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आए और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले नौकरशाही में। तो उसके लिए क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे कि आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला, इनको आरक्षण दिया गया है ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन नौकरशाही में हो। अब भारत सरकार के लिए जो सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है, तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। उसको हम शॉर्ट में लिखें यूपीएससी, आप लोग लिख लीजिएगा संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि संघ के लिए यदि सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो वो काम यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा। और यदि राज्यों के लिए किया जाना है तो हर राज्य के लिए अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग है। जैसे बिहार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग बनाया गया है। अब जो चाहे यूपीएससी हो या राज्य लोक सेवा के जो सदस्य हो, उनका कार्यकाल फिक्स होता है ना, ताकि वो सरकार के दबाव में न काम करें। काफ़ी उनको प्रिविलेज दिया जाता है। और इनको जब हटाने की बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच के आधार पर इनको आप हटा सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए इस तरह का इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। अब है कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। सिविल सेवाओं का ये 3 टाइप के होते हैं। सिविल सेवा का जो कैटेगरी है वो 3 टाइप का है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, इसके अंतर्गत आपको आएगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विसेज। दूसरा कैटेगरी होता है केंद्रीय सेवा का, हालांकि इसका भी जो नियुक्ति है वो करेगा यूपीएससी ही, है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय सेवाएं, इसके अधिकारियों की भी नियुक्ति कौन करेगा, तो यूपीएससी। इसमें क्या क्या आएगा, तो आईएफएस यानी कि भारतीय विदेश सेवा, दूसरा है आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा। ठीक। एक तीसरा कैटेगरी है प्रांतीय सेवाओं का। तो प्रांतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा उनका भर्ती किया जाता है। जैसे सेल टैक्स ऑफिसर, एक बिक्री कर अधिकारी जो होता है वो राज्य सरकार का कर्मचारी है। जैसे सीओ होता है वो भी राज्य सरकार का कर्मचारी है प्रांतीय सेवा का। तो इस तरह से इसका कैटेगरी भी हम लोग देख लिए। हाँ, चूंकि ये कहा जाता है कि अब जैसे आईएएस और आईपीएस है ना, आप पहले हम लेते हैं आईएएस को, जिसे जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कहते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो राज्य सरकार, जो जिले का जो प्रशासन होता है उसका वो सबसे शीर्ष नेतृत्व पे बैठा होता है। और देखिए कि उनकी नियुक्ति भी कौन कर रही है, तो नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करता है। उनको प्रशिक्षण भी केंद्र सरकार दे रहा है, या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने की जब बारी आएगी तो वो भी काम केंद्र सरकार ही कर रहा है। लेकिन और तो अब जब काम वो करने जाएगा तो राज्य में करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो सारी पावर, सब कुछ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को का जो ये फंक्शन है वो उसको केंद्र सरकार पूरा कर रही है, लेकिन वो राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर जाकर के वो बैठ करके काम कर रहा है। और उस पर कार्रवाई करने के लिए मात्र, हाँ, कार्रवाई की अनुशंसा करती है राज्य सरकारें, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करती है केंद्र सरकार को, या इनको सस्पेंड कर देने का पावर दिया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप संघवाद का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाएगा कि ये जो अखिल भारतीय सेवा का जो पद है वो हमारे संघीय ढांचे के विरुद्ध है, क्योंकि ये राज्यों के अधिकारों में जाकर के हस्तक्षेप करती हैं।
के बाद हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। तो आज को हमारा जो कार्यपालिका का जो टॉपिक था एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे।